बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 4, your subject is General Science. Today we are going to start work for day 1. What we are going to start work for day 1, that is chapter number 2, ecosystem. Chapter number 2, ecosystem. We will discuss about this chapter in some steps. First step is reading. Second step, meanings of difficult words. Third step, explanation. And fourth step is exercise. Exercise includes MCQs, fill in the blanks, true false, short question answers, constructed response questions, and investigate. So let's start. Open your book, page number 20. Have you opened your books? Okay. Let's start. Chapter number 2, ecosystem. ECO, eco, SYSTEM, सिस्टम, इकोसिस्टम. इकोसिस्टम कहते हैं माहौलियाती निज़ाम को, जिसमें स्टूडेंट्स लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स रह रहे हों, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इकोसिस्टम की, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्नोई एरियाज एंड डेजर्ट्स. स्टूडेंट्स, लर्निंग आउटकम्स. स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे और हमने इससे क्या सीखना है, इस चैप्टर में क्या सीखना है. फर्स्ट इज रिकॉग्नाइज एन इकोसिस्टम. फॉर एग्जांपल, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, रिवर्स, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स. स्टूडेंट, हमने इसमें इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसकी एग्जांपल है फॉरेस्ट, ponds, rivers, grasslands and deserts. Second, explain biotic. Biotic, अब हमने इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को पढ़ना था, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्कस किया गया है. बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग थिंग्स which includes plants, animals and humans. And abiotic components consist of light, temperature, soil and
water. Factors and their linkage. स्टूडेंट्स हमने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का और उनका लिंक पढ़ना है. थर्ड, एनालाइज द वे these biotic and abiotic constituents create a balance to sustain any ecosystem. स्टूडेंट्स बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो किस तरह हमारे इकोसिस्टम में सस्टेन करते हैं ख़ुद को, यानी बरकरार रखते हैं किस तरह. नंबर 4, रिकॉग्नाइज the interactions between animals and plants and the importance of maintaining balance with an ecosystem. अब स्टूडेंट्स हमने इसमें एनिमल्स और प्लांट्स का इंटरेक्शन यानी कि एक दूसरे से जो ताल्लुक़ है उसे हमने देखना है, उसकी इम्पोर्टेंस को, और वो इकोसिस्टम में किस तरह खुद को मेंटेन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं. नंबर 5, डिस्क्राइब अ फ्यू फूड चेन्स एंड एनालाइज देयर स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड देयर फंक्शन. अब स्टूडेंट्स इसमें फूड चेन के बारे में बताया गया है, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, हम उसे एनालाइज करेंगे. डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिविंग थिंग्स एट each link in a simple food chain. स्टूडेंट्स अब लिविंग थिंग्स का लिंक फूड चेन के साथ कैसे है? जैसे प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड, सम एनिमल्स ईट प्लांट्स while other animals eat the animals that eat plants. स्टूडेंट्स हम इसमें लिंक पढ़ेंगे कि किस तरह प्लांट्स और एनिमल्स का लिंक है डिफरेंट फूड चेन का. आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब कॉमन प्रीडेटर्स एंड देयर प्रे. अब इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट प्रीडेटर्स एंड देयर प्रे, यानी कि शिकारी और उसके शिकार के बारे में. प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को और प्रे शिकार. Recognize and explain that some living things in an ecosystem compete with each other for food and space. स्टूडेंट्स अब हम इसमें कुछ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो एक इकोसिस्टम में जहाँ पर फूड रिसोर्सेज जो हैं वो कम हैं, तो कंपटीशन है फूड के दरमियान एनिमल्स का. रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम. नंबर 10, इंटरप्रेट दैट ह्यूमन एक्शंस सच एज अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम. स्टूडेंट्स अब हम ह्यूमन एक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि अर्बनाइजेशन यानी कि लोगों का रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में जो है वो माइग्रेशन, और इसी तरह पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ये किस तरह फूड चेन को इफ़ेक्ट करती है, किस तरह बाकी एनिमल्स को इफ़ेक्ट कर रही है ह्यूमन एक्शंस. 11th, identify various actions and roles that humans can play in preserving various ecosystem. स्टूडेंट्स अब हम इसमें कुछ एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमंस के एक्शन के वो किस तरह अपने इकोसिस्टम को प्रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं. So students, these are 11 points that we will discuss in this chapter. Okay, page number 21. If we look around, we see a variety of living and non-living things. अगर हम स्टूडेंट्स अपने इर्द गिर्द देखें
तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है लिविंग थिंग्स की और नॉन लिविंग थिंग्स की। अब स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट्स। और नॉन लिविंग थिंग्स में अगर देखें तो जैसे मैं आपको अभी लेक्चर दे रही हूँ, तो इस टाइम पे यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप वाइट बोर्ड देख सकते हैं, टेबल है, चेयर है, इसी तरह आपकी बुक है। ये तमाम चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। All the living and non-living things around us are called our environment. स्टूडेंट्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो एनवायरनमेंट बनाती हैं, माहौल बनाती हैं। जैसे आपका इस टाइम पे घर में एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इसी तरह आप स्कूल में आते हैं तो आपका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, क्योंकि उनमें नॉन लिविंग थिंग्स में टेबल है, चेयर है, आपकी स्टेशनरी है, बुक्स हैं और आप खुद, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को हम एनवायरनमेंट कहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड non-living components. Both these components interact with each other. Students, इसी तरह ये दोनों components living और non-living components का आपस में एक ताल्लुक है, interaction है दोनों का। जैसे स्टूडेंट्स, सन है, सन नॉन लिविंग है और हम लोग लिविंग थिंग्स हैं। इसी तरह एयर है, वाटर है, ये जो है वो नॉन लिविंग है, लेकिन हम इनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। जैसे पानी के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकते, इसी तरह लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का आपस में इंटरेक्शन है। ये नहीं है कि सिर्फ लिविंग थिंग्स हों तो हम सरवाइव करेंगे, हमें नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे कि सनलाइट है, वाटर है, एयर है, ये नॉन लिविंग थिंग्स फैक्टर्स की वजह से ही हम साथ सरवाइव कर सकते हैं। जैसे सनलाइट अगर ना हो तो प्लांट्स किस तरह ग्रो करेंगे, हम किस तरह उनसे फूड लेंगे। अगर वाटर ना हो तो हम किस तरह ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि वाटर में भी आपको पता है ऑक्सीजन है। इसी तरह जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वाटर के बगैर नहीं ज़िंदा रह सकते। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों का इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ। एवरी लिविंग थिंग्स लिव्स इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, हर लिविंग थिंग्स का एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है। जैसे फिश लिव इन वाटर, जो मछली हैं वो पानी में रहती हैं। टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट्स, जैसे टाइगर्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि फॉरेस्ट यानी कि जंगल में रहते हैं। वेयर एज ह्यूमन बीइंग्स लिव इन विलेजेस एंड सिटीज़। तो स्टूडेंट्स, हर लिविंग थिंग्स का एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है। जैसे फिश पानी में, टाइगर्स फॉरेस्ट में रहते हैं और ह्यूमन बीइंग्स कुछ विलेजेस में रह रहे हैं यानी कि गांव में, और कुछ लिविंग थिंग्स सिटीज़ वगैरह में रहते हैं। अब जो लिविंग थिंग्स गांव में रहते हैं उन्हें हम यानी कि विलेजेस में रूरल एरियाज़ आते हैं, और जो शहरी ज़िंदगी है यानी कि जो सिटीज़ वगैरह में रहते हैं उसे हम अर्बन एरिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हर लिविंग थिंग्स का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। अब हम लोग फॉरेस्ट में नहीं रह सकते, हमारा एनवायरनमेंट वो नहीं है, हम फॉरेस्ट में नहीं रह सकते, इसलिए हम सिटीज़ और विलेजेस में रहेंगे। इसी तरह अगर आप फॉरेस्ट के एनिमल्स को इस एरिया में ले आए हमारे एनवायरनमेंट में
तो वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। द बर्ड्स मेक नेस्ट्स ऑन द ट्रीज and the ants live underground in colonies. स्टूडेंट्स, इसी तरह बर्ड्स हैं वो नेस्ट बनाकर रहते हैं ट्रीज़ पर। इसी तरह आंट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर कॉलोनी बनाकर रहते हैं। डू यू नो अदर एनिमल्स दैट लिव इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट्स? स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि और एनिमल्स जो हैं उनका पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है? तो स्टूडेंट्स, जैसे डेजर्ट है, तो डेजर्ट में अब जो कैमल है उसका इन्वायरमेंट जो है वो डेजर्ट है। डेजर्ट में भी वो रह सकता है, बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकता है। इसी तरह कुछ और एनिमल्स हैं जिनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि स्नोई एरियाज़ में रहते हैं। इसी तरह कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ग्रासलैंड में रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। एक्टिविटी 2.1 मैच द एनिमल्स विद देयर प्लेसेस ऑफ लिविंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 एनिमल्स दिए गए हैं और उनका हैबिटेट यानी कि इन्वायरमेंट बताया गया है। जैसे fish live in water, ants live underground in colonies, parrot make nests on the trees। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे डिफाइन एनवायरनमेंट। इसी तरह ब्लैंक्स बन सकती हैं जिनमें द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश कंपोनेंट्स। तो आप उसे जब फिल करेंगे तो उसमें लिविंग और नॉन लिविंग आएगा। इसी तरह फिश लिव इन डैश, द बर्ड्स मेक डैश ऑन द ट्रीज। तो बहुत सारी ब्लैंक्स भी इसमें बन सकती हैं। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम। The living and non-living components of any environment make the ecosystem. Various types of ecosystem are found on the earth. For example, forests, grassland, oceans, rivers, ponds, snowy areas and deserts. स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम से मुराद है कि जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हमारी इन्वायरमेंट में हैं वो मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं। अब बहुत सारे इकोसिस्टम हमारी अर्थ पर मौजूद हैं, जैसे फॉरेस्ट हैं यानी कि जंगलात, यहाँ पर भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ एनिमल्स रह रहे हैं। इसी तरह ग्रासलैंड्स यानी कि चरागाहें, जहाँ पर गोट काऊ आप देखते हैं कि वो घास वगैरह खाती हैं। तो ग्रासलैंड्स में यानी कि चरागाहों में घोड़े यानी कि हॉर्स, काऊ, गोट, रैबिट, तो इनका ये एनवायरनमेंट है। इसी तरह ओशंस, रिवर्स और पोन्ड्स, इनमें आप देख सकते हैं फ्रॉग, क्रोकोडाइल, इसी तरह फिशेस, ये सब जो हैं वो इनका हैबिटेट है। ये स्नोई एरियाज़ में स्टूडेंट्स इसी तरह पेंगुइन है, पोलर बेयर है, तो ये इनका जो इन्वायरमेंट है वो स्नोई एरिया है जहाँ पर ये रह सकते हैं, क्योंकि ये इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। और कुछ तो मैमल्स ऐसे हैं कि जिनकी स्किन पर जो है उन पे फर मौजूद होते हैं जो कि उन्हें वार्म करते रहते हैं। इसी तरह डेजर्ट्स, अब डेजर्ट्स में भी जो है वो कैमल, स्नेक, ये डेजर्ट में रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट इकोसिस्टम हमारे इन अर्थ पर जो है वो मौजूद है, जिनमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ओशंस,
rivers, ponds, snowy areas, and deserts. For your information, the largest desert of the world is Sahara. अब स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा विच इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका. ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में पाया जाता है सहारा डेजर्ट. द डेजर्ट लोकेटेड इन मियांवाली एंड बकर in Pakistan is called थल. अब वो डेजर्ट जो मियांवाली और बकर यानी पाकिस्तान की 2 सिटीज़ में जगह पर पाया जाता है वो है थल. एंड द डेजर्ट लोकेटेड इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब इज़ कॉल्ड चोलिस्तान. तो स्टूडेंट्स आपने ये नाम सुने होंगे, काफ़ी फेमिलियर हैं, टीवी पे भी अक्सर इनका जिक्र होता है, थल और चोलिस्तान का डेजर्ट. द डेजर्ट लोकेटेड इन सिंध इज़ कॉल्ड थर. अब जो डेजर्ट सिंध में है उसे हम थर कहते हैं. पेज नंबर 22. इन द डेजर्ट द डेज आर एक्सट्रीमली हॉट and the nights are extremely cold. Why? ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेजर्ट है वहाँ पर डे टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और नाइट टाइम में उतनी ही ठंड होती है. Because during the daytime sands absorb heat from the sun and become very heated. So during the night time, when the sun is not unblemished, the sand loses its heat, making the desert night cold. Is it clear? Students, here is an activity 2.2. Write the names of the following living things in their ecosystems. स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिनमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पॉन्ड, डेजर्ट और स्नो. स्टूडेंट्स ये 5 कॉलम्स दिए गए हैं और ऊपर लिविंग थिंग्स के नाम भी दिए गए हैं. तो आपने इनमें से सेलेक्ट करके राइट लिविंग थिंग्स को जो है वो आपने लिखना है राइट कॉलम में. लिविंग थिंग्स इनमें से सेलेक्ट करने हैं और उनको अप्रोप्रिएट कॉलम में लिखना है. इज़ इट क्लियर? कि आपने एक्टिविटी खुद करनी है. जब स्कूल खुलेंगे तो मैं ये आपका चेक करूँगी काम. स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 1. वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 4, your subject is General Science. Today we will start work for day 2. Chapter number 2, Ecosystem. Students, we have completed introduction of ecosystem in the previous lecture. Now we are going to discuss about components of ecosystem. Components of ecosystem includes biotic, abiotic
and biotic components. Components of ecosystem. There are two components of ecosystem, abiotic and biotic components. Abiotic components includes air, water, temperature, and biotic components consist of producers, consumers, and decomposers. Students, open your book, page number 23. Have you opened your books? ओके, स्टार्ट करते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. Components of ecosystem. There are two components of an ecosystem, abiotic components and biotic components. First of all, we will discuss about abiotic components. The non-living components of an ecosystem are called abiotic components. These includes temperature, air, water, light and soil. स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बना है. अब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, जिसमें टेम्परेचर, एयर, वाटर, लाइट एंड सॉइल इंक्लूड है. और बायोटिक कंपोनेंट्स, द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स. अब स्टूडेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, सेकंड इज कंज्यूमर एंड थर्ड इज डिकम्पोजर. स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर कहते हैं पैदा करने वाले को. प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट. स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ होता है. इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में वाटर और सनलाइट है, अगर ये वाटर और सनलाइट ना हो तो प्लांट जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते फूड. तो लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन ज़रूरी है. इसके बगैर लिविंग थिंग्स सरवाइव नहीं कर सकते. तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो फूड प्रोड्यूस करते हैं वो वाटर और सनलाइट की हेल्प से करते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. इसी वजह से हम इन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं. ऑल द प्लांट्स सच एज हर्ब्स, हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियों को. क्लाइंबर्स कहते हैं जो बेल आपने देखा है दीवार के साथ साथ क्लाइंब करती हुई ऊपर तक चली जाती है, जैसे कि ग्रेप्स हैं, उनकी जो ब्रांचेस हैं वो क्लाइंबर्स होती हैं एक्चुअली, जो कि
दीवार के साथ साथ मूव करती हुई ऊपर चली जाती हैं, क्लाइंब करती हुई, तो क्लाइंबर्स उन्हें कहते हैं। अंगूरों की बेल आपने सुना होगा। श्रब्स कहते हैं झाड़ियों को, एंड ट्रीज कहते हैं दरख्तों को, आर प्रोड्यूसर्स। तो स्टूडेंट्स ये प्रोड्यूसर्स हैं। एक्वेटिक प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल लोटस एंड एल्गी आर ऑल्सो प्रोड्यूसर्स। स्टूडेंट्स इसी तरह एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि आबी पौधे जो कि पानी में होते हैं पौधे, उनमें लोटस है और एल्गी भी बहुत छोटे छोटे पौधे हैं और इनके पत्ते भी होते हैं और ये हमें इस तरह लगती है जैसे कि एक वेलवेट की लेयर हो। वेलवेट होता है इस तरह। ये बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं। जब हम इन्हें आम आंख से देख नहीं सकते, ये हमें ग्रीन नज़र आती हैं, लेकिन ये एक्चुअली बहुत छोटे छोटे पौधे हैं और इनके पत्ते भी होते हैं, तो हम इन्हें माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। There are a major source of food for the aquatic animals. स्टूडेंट्स ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए मेजर का मतलब है बड़ा, एक बहुत बड़ी वजह है खुराक की एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। तो स्टूडेंट्स हमने बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर को पढ़ा कि प्रोड्यूसर पैदा करने वाला। प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं वाटर और सनलाइट की हेल्प से। इसी तरह कुछ प्लांट्स पढ़े जैसे हर्ब्स, क्लाइंबर्स, श्रब्स एंड ट्रीज, और एक्वेटिक प्लांट्स में एल्गी एंड लोटस। इसी तरह स्टूडेंट्स ये मेजर सोर्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फूड का। सेकंड इज कंज्यूमर्स। कंज्यूम का मतलब होता है इस्तेमाल करना। द लिविंग थिंग्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। स्टूडेंट्स ऐसे लिविंग थिंग्स जो दूसरे लिविंग थिंग्स से फूड हासिल करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। जैसे स्टूडेंट्स you can see the picture on book page number 23, producers। consumers में आप देख सकते हैं एक पांडा है और उसके पास जो है वो प्लांट्स हैं जिन्हें वो खा रहा है। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं स्वान जिसमें वो मछली को खा रही है। तो यानी ये एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग्स को खा रहा है, उन्हें फूड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। स्टूडेंट्स कंज्यूमर्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। जैसे प्लांट्स हैं तो हम उनसे फूड लेते हैं, जैसे हम फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं तो हम प्लांट से हासिल करते हैं। इसी तरह हम दूसरे एनिमल्स को मीट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे काऊ है, गोट है, कैमल है, तो इनका मीट हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स फॉर देयर फूड। ये यानी कि कंज्यूमर्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पर और जो एनिमल्स प्लांट को खाते हैं उन पर। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कंज्यूमर्स। तमाम जानवर और जो इंसान हैं वो कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और दूसरे एनिमल से वो अपनी फूड को लेते हैं और प्लांट से फूड को ऑब्टेन करते हैं। थर्ड इज डीकम्पोजर्स। द लिविंग थिंग्स विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स into simpler particles and obtain their food from these
are called decomposers. स्टूडेंट, decomposers ये जो गंद वगैरह होता है, कूड़ा, वेस्ट मटेरियल, इसे ब्रेक डाउन करते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अल्लाह ताला ने जो decomposers में बैक्टीरिया, फंजाई बनाए हैं, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये डिकम्पोज ना करें वेस्ट मटेरियल को तो हर जगह गंदगी के ढेर बहुत बहुत ज़्यादा लगे हुए हमें नज़र आए। जो वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आए। तो स्टूडेंट्स, जो डिकम्पोजर्स हैं वो डेड बॉडीज़, प्लांट्स और एनिमल्स की उनको ब्रेक डाउन करती हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती हैं, जिन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। अब डिकम्पोजर्स की एग्जांपल में आएगा बैक्टीरिया और फंजाई। यू कैन सी द पिक्चर हेयर। फंजाई एंड बैक्टीरिया आर द मेन डिकम्पोजर्स। ये दो मेन डिकम्पोजर्स हैं जो कि डिकम्पोज करते हैं फूड को, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करना और सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके उससे अपनी खुराक को लेते हैं। स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में बहुत शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी, और फिल इन द ब्लैंक्स भी। अब शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड इसी तरह राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये 3 क्वेश्चन में भी आ सकता है और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन बायोटिक कंपोनेंट्स। तो फिर आप उनमें ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के बारे में बताएंगे। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकती है, लाइक द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड डैश। तो आप इस गैप को फिल करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स लिखकर। इसी तरह एक और ब्लैंक बन सकती है बायोटिक कंपोनेंट्स में कि द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड डैश बायोटिक कंपोनेंट्स। सेम एज ये MCQs भी बन सकते हैं कि लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड डैश, ऑप्शन ए बायोटिक, ऑप्शन बी एबायोटिक एंड ऑप्शन सी प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स। तो स्टूडेंट्स, आप उसमें से करेक्ट ऑप्शन पे सर्कल करेंगे या टिक लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी आ सकता है। ओपन योर बुक पेज नंबर 24। Interesting information. Corals are a part of beautiful ecosystem under the sea. स्टूडेंट, सी में कॉरल्स जो हैं वो रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं और बहुत ब्यूटीफुल इकोसिस्टम है इनका। कॉरल्स यूजुअली लिव इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलोनी which is called coral reef. स्टूडेंट्स, जब बहुत सारे कॉरल्स जो हैं वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं तो उन्हें हम कोरल रीफ्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। अब स्टूडेंट्स, हम इन्हें रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं ओशन में जो होते हैं। ये बिल्कुल स्टोन की तरह के एनिमल होते हैं, जैसे डिफरेंट कलर्स के स्टोन्स को इकट्ठा कर लें तो ये कॉरल्स कहलाएं, लेकिन ये स्टोन्स की तरह के होते हैं देखने में और ये एक्चुअली एनिमल्स हैं बहुत छोटे छोटे डिफरेंट कलर्स में, यानी कि ब्यूटीफुल कलर्स में। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको यहाँ डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, ऑरेंज है, पिंक है। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये जो कॉरल्स हैं ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? कोरल रीफ। और स्टूडेंट्स, इन्हें रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं ओशंस में।
इसी तरह ये स्टोन्स की तरह के हमें नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एनिमल्स हैं। इज़ इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर कॉरल्स, या व्हाट डू यू नो अबाउट कॉरल्स। इज़ इट क्लियर? एक्टिविटी 2.3, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड answer the questions given below. First question is, name some biotic and abiotic components in the environment. Students, ये 7 आपको पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें हमने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स बताने हैं। स्टूडेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स तो इस पिक्चर में बहुत सारे हैं। वाटर है, लाइट है, ये स्टोन्स हैं, सॉइल है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और अगर बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें फ़िश है और प्लांट्स हैं, तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन इज, इन योर ओपिनियन हाउ डू द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनका इंटरेक्शन है। जैसे स्टूडेंट्स, वाटर, अगर वाटर ना हो तो फिश किस तरह सरवाइव करेगी? पानी के बगैर तो मछली ज़िंदा नहीं रह सकती। इसी तरह प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे जब उन्हें सनलाइट और वाटर नहीं मिलेगा? तो स्टूडेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स का एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन है जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स सरवाइव कर रही हैं। अगर ये एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि सनलाइट है, वाटर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, ये ना हो तो प्लांट किस तरह ग्रो करेगा? अगर प्लांट ही ग्रो नहीं करेंगे तो हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स किस तरह सरवाइव करेंगे बगैर फूड के? क्योंकि प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, उनसे फूड लेते हैं। तो जब बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा तो स्टूडेंट्स ये किस तरह सरवाइव करेंगे? नेक्स्ट इज बैलेंस्ड इकोसिस्टम। बैलेंस्ड का मतलब है मुतवाज़न। क्या मतलब है? मुतवाज़न। इकोसिस्टम यानी कि जो माहौलियाती निज़ाम है वो किस तरह बैलेंस्ड होगा? द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स, सन जो है वो एक मेन सोर्स है एनर्जी की इकोसिस्टम में, जिससे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, उन्हें सनलाइट चाहिए होती है। यानी बगैर सन के हम लोग, विदाउट सन वी कैन नॉट सर्वाइव। द प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। स्टूडेंट्स, इसी तरह प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दे ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं इस प्रोसेस में। अब स्टूडेंट्स, ये प्लांट्स का जो ये प्रोसेस है इसकी डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, इसमें एनिमल्स और यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनिमल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें सांस लेने का अमल,
जिसमें जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के तमाम सेल्स तक किस तरह पहुंचती है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इसकी डिटेल भी आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन में जो है वो क्या प्रोसेस है, इसमें कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, जिसके बाद ऑक्सीजन हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स तक पहुंचती है। Animals produce carbon dioxide which is used by plants to make food. इसी तरह स्टूडेंट्स एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्लांट इस्तेमाल करते हैं खुराक बनाने के लिए, यानी कि फूड बनाने के लिए। Such self-sustaining and durable ecosystem is called a balanced ecosystem. इससे मुराद है, सेल्फ सस्टेनिंग से मुराद है कि ख़ुद को बरकरार रखना, और ड्यूरेबल का मतलब है पायदार, मजबूत। इकोसिस्टम को हम बैलेंस्ड इकोसिस्टम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन बैलेंस्ड इकोसिस्टम। तो आप उसमें आंसर लिखेंगे सच सेल्फ सस्टेनिंग एंड ड्यूरेबल इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम। इज इट क्लियर? ऑल द लिविंग थिंग्स आर एसेंशियल फॉर वन अनदर। स्टूडेंट्स इसी तरह जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ वन अनदर। इसी तरह वो एक दूसरे की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। सम एनिमल्स बेनिफिट और हार्म वन अनदर। इसी तरह कुछ एनिमल्स एक दूसरे को बेनिफिट भी पहुंचाते हैं, बेनिफिट का बाइस बनते हैं, बेनिफिशियल हैं, और कुछ एनिमल्स एक दूसरे के लिए हार्मफुल हैं। तो स्टूडेंट्स बैलेंस्ड इकोसिस्टम में मुराद यही है कि सेल्फ सस्टेनिंग और ड्यूरेबल इकोसिस्टम, यानी कि ख़ुद को बरकरार रखना पायदारी और मजबूती के साथ, इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया है पॉइंट टू पॉन्डर। If the number of aquatic producers increases in a pond beyond the limit, then fish and the other living things die due to lack of oxygen. Students, अगर aquatic producers पानी में या pond में ज़्यादा हो जाएं, उनकी फ़िश की जो है वो लिमिट कम हो जाए, तो जो लिविंग थिंग्स हैं वो ऑक्सीजन से मरना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा? ज़ाहिरी सी बात है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी डाई होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सारी ऑक्सीजन तो प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह। अब उनमें जो है वो उनकी तादाद बढ़ती रहेगी। जब फ़िश वगैरह जो है एक्वेटिक एनिमल्स वो उन्हें कंज्यूम नहीं करेंगे और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। स्टूडेंट्स बैलेंस्ड इकोसिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है। We have completed work for day 2. We will meet in the next lecture. Allah Hafiz.